एपिसोड में हमने स्वास्थ्य संबंधी कुछ स्वर्णिम सूत्रों की चर्चा की थी। उन्हीं सूत्रों को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि भूख हो तभी खाना चाहिए। बिना भूख के अमृत भी जहर का काम करता है। तो इसको ध्यान रखना चाहिए कि शरीर की मांग है या नहीं है। बहुत लोग बिना भूख के खाते रहते हैं और उसका परिणाम ये होता है इनडाइजेशन और मोटापा बढ़ता चला जाता है। बहुत सारी बीमारियों का कारण यही है। तो खाने के पहले मैं स्वास्थ्य साधकों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी खाएं तो शरीर से कम पूछ लिया करें कि ऐ मेरे शरीर, बता तो सही तुझे भोजन की जरूरत है या नहीं है। तो शरीर स्वतः बताता है कि शरीर को भोजन की आवश्यकता है या नहीं है। नहीं आवश्यकता है तो भोजन नहीं करें। किसी को देख करके आपको भूख लग जाती है, किसी खाते हुए देख करके, शरीर की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए इसे ध्यान में रखेंगे कि जब भी भूख लगे तभी खाना है, बिना भूख के नहीं खाना। इसे हमेशा ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त ध्यान रखना चाहिए कि सप्ताह में कम से कम 1 या 2 दिन उपवास अवश्य करें। एक दिन फलाहार कर लें, एक दिन नींबू पानी शहद पर रह लें। 2 दिन उपवास करने से शरीर को स्वतः मेंटेन करने का मौका मिल जाता है। इसलिए सप्ताह में कम से कम 1 दिन का तो उपवास अवश्य करना चाहिए। जो लोग उपवास नहीं कर सकते हैं परिपूर्ण रूप से, तो नींबू पानी शहद पर रह जाए। नींबू पानी शहद पर भी नहीं रह सकते हैं तो फल पर रह जाए। इससे पेट को विश्राम मिल जाता है। और पेट को विश्राम ही नहीं मिलता है बल्कि हमारे पूरे सिस्टम को विश्राम मिल जाता है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ही ऑटो हीलिंग सिस्टम है, ऑटो मोनेटिंग सिस्टम है, ऑटो ट्रीटमेंट सिस्टम है, ऑटो रिजिनेटिंग सिस्टम है, ऑटो रिनोवेटिंग सिस्टम है, ऑटो असेंबलिंग सिस्टम है। तो ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं। क्योंकि हम खाना खाते हैं तो शरीर का सिस्टम उसी में ही खाना पचाने में लगा रहता है। मेटाबॉलिज्म हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो मेटाबॉलिज्म को सही रखने के लिए जरूरी है कि हम खाने को जो है ना कम से कम सप्ताह में 1 दिन बंद करें। क्योंकि जितना हम शरीर के ऊपर भार डालेंगे, जितना हम वेट डालेंगे, शरीर उतना ही शरीर की सारी मशीनरी खराब हो जाती है। इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए कि यदि 1 दिन हम मौका देते हैं तो शरीर की सारी मशीनरी स्वतः असेंबल करने का उसे मौका मिल जाता है। असेंबलिंग जो है सिस्टम सक्रिय हो जाता है और इससे आप स्वस्थ होने में आपको सहायता मिलती है। इसलिए इसे ध्यान में रखना है कि सप्ताह में 1 दिन कम से कम उपवास अवश्य करें। वैसे तो हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में उपवास को हम विशेष महत्व देते हैं। कोई भी रोगी आता है, पहला काम ही हम यही करते हैं कि रोटी को हम बंद कर देते हैं, फल पर रखते हैं, रस पर रखते हैं। और रोगी को अच्छा लगता है क्योंकि उसको जब स्वास्थ्य की अनुभूति होती है तो स्वतः कई रोगी तो बढ़ चढ़ कर कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे और उपवास करना है। क्योंकि शरीर हल्का हो जाता है। वास्तव में हम जितना खाते हैं ना उतना शरीर को आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर हमेशा करीब 400 रोगी भर्ती रहते हैं। उन रोगियों से मैं पूछता हूँ कि भाई जितना आप घर पर खाते थे आप उतना कितना यहाँ खा रहे हैं? तो कहते हैं भाई आधे से भी हम कम खा रहे हैं और उससे बड़ी स्फूर्ति महसूस हो रही है, ऊर्जा महसूस हो रही है। तो इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण कि हम जब भी खाते हैं तो हमारे शरीर की सिस्टम जो है भोजन को पचाने में लग जाती है। शरीर की सारी ऊर्जा भोजन को पचाने में खर्च होती है। और कई डॉक्टर भी कहते रहते हैं कि भाई जो है हर एक 3-3 घंटे बाद खाते रहो कुछ ना कुछ।
मैं कहता हूँ ये गलत है। हर एक 3-3 घंटे में खाते रहोगे तो फिर क्या होगा? शरीर की शक्ति तो दिन भर उसको भोजन को पचाने में ही लगी रहेगी, उसको मौका ही नहीं मिलता हीलिंग क्रिया के लिए, रिपेयरिंग क्रिया के लिए, बुलेटिंग के लिए, क्योंकि मेटाबॉलिज्म तो इसी को बोलते हैं। तो इसलिए जो है इसे ध्यान में रखना कि भाई कम खाते हो तो भोजन को पचाने में कम से कम शक्ति खर्च होती है। आप देखो, आपने अनुभव किया होगा, जब भी आप खाते हो क्या होता है? शरीर थका थका सा लगता है, विश्राम करने की जरूरत पड़ती है, लगता है कि थोड़ा सा विश्राम करना चाहिए, थोड़ा सोना चाहिए। और विश्राम करने के लिए आप उद्यत हो जाते हो, तैयार हो जाते हो। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है आपने? इसलिए होता है कि सारी शक्ति हमारे, सारा खून, सारा ऑक्सीजन, सारे जो है ब्लड की प्रवाह कहाँ हो जाता है? पेट की तरफ हो जाता है, क्योंकि भोजन को पचाने के लिए उससे ज्यादा शक्ति चाहिए। तो भोजन को पचाने के लिए सारी ऊर्जा पेट की तरफ दौड़ने लग जाती है। परिणाम क्या होता है? दिमाग को ऊर्जा की कमी हो जाती है। परिणाम क्या है? परिणाम यह होता है कि सुस्ती आ जाती है। और आपने ये भी देखा होगा, जितना गरिष्ठ भोजन होगा, पूरी होंगे, पकौड़े होंगे, मिठाइयाँ होंगी, कचौड़ियाँ होंगी, उतना ही आपको ने देखा होगा कि आपके अंदर जो है ना उतनी ही लगता है कि भाई आलस्य आ जाता है, प्रमाद आ जाता है, सोने की इच्छा होती है। और उसका परिणाम ये होता है कि आप सुस्त पड़ जाते हैं। फिर शरीर को रिपेयरिंग का मौका नहीं मिलता। अब 3 घंटे में भोजन तो पचता है अच्छी तरह से, फिर 3 घंटे बाद फिर खा लिया, फिर 3-3 घंटे बाद खाते रहते हो, परिणाम शरीर बीमार होता चला जाता है। इसलिए शरीर को विश्राम देना बहुत जरूरी है। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि वास्तव में हम जितना खाते हैं उतना हमारे शरीर को आवश्यकता है। और ये आदमी, हर व्यक्ति समझ ले, पूरे विश्व के लोग, तो जो भोजन की और अन्न की समस्या है ना, वो बहुत आसानी से समझ सकती है। तो शरीर को बहुत कम आवश्यकता है, और कम हम खा करके ज्यादा हम स्वस्थ रह सकते हैं, ज्यादा हम जिंदा रह सकते हैं। और ये तो विश्व के कई प्रयोगशालाओं में रिसर्च हो रहा है, खोजें हो रही है। इसके प्रति हमें सावधान रहना चाहिए कि खा खा करके बीमार नहीं होना। सारी बीमारियां खा खा करके होने वाली है। ब्लड प्रेशर है, हृदय रोग है, डायबिटीज है, ये सारी बीमारी कहाँ से? ये मॉडर्न सिविलाइजेशन की बीमारी, मॉडर्न लाइफ स्टाइल की बीमारी, ये सब मोटापा है, जितने भी इसका बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। यदि खा खा करके हम अपने मेटाबॉलिज्म को इस कदर डिस्टर्ब कर लेते हैं, अस्त व्यस्त कर लेते हैं, कि शरीर की सारी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, सारा अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए अपने मेटाबॉलिज्म को सही करने के लिए जरूरी है कि शरीर को मौका दें। हमने कहा, देखो वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि खाना खाने के बाद 1.5 घंटे का समय बहुत क्रिटिकल समय होता है। और खास करके हृदय रोग के लिए सख्त हिदायत दी जाती है कि खाना खाने के बाद 1.5 घंटा अवश्य विश्राम करो। और यह भी हिदायत दी जाती है कि ऐसे गरिष्ठ आहार मत खाओ, ऐसे जो है अपच्य आहार मत खाओ जो पचने योग्य नहीं है। ज्यादा गरिष्ठ आहार, तली भुनी चीजें, चटपटी चीजें, मैदे की बनी चीजें, वह आहार बहुत देरी से पचता है। और पचता ही देरी से नहीं है, बल्कि उसको पचाने के लिए शरीर को बहुत जरूरत पड़ जाती है ऊर्जा की। इसलिए जो है ना, कम खाना, अपने यहाँ कहावत है, कम खाना गम खाना स्वास्थ्य का खजाना है। तो ये इस सूत्र को हमेशा हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है उसे सुसंचालित करने के लिए शरीर को मौका देना चाहिए। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? बहुत लोग पूछते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। देखो, हम खाना खाते हैं, हमारा भोजन जो है अंदर जाता है शरीर के अंदर,
भोजन पचता है, उसका पाचन होता है। जो भी हम कच्चा पक्का भोजन करते हैं फिर हमारे शरीर में जाकर फिर पचता है अलग अलग। पूरे हम जो भी शरीर खाते हैं उसको पूरे हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, जो एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल है, उसको पूरे पचने में 18 घंटे से 20 घंटा लग जाता है। डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में, एसिमिलेशन में, हर एक भोजन की 18 से 20 घंटे यात्रा होती है। तो जो उसका सार तत्व है वो शरीर उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। असार है जो शरीर ने एब्जॉर्ब नहीं किया, शरीर के हिस्सा नहीं बना, वह विजातीय तत्व के रूप में, मल के रूप में मलाशय में जाकर जमा हो जाता है। तो इसलिए इसे ध्यान में रखना चाहिए कि हमें जो है ना खाना खाना है, लेकिन उतना ही खाना है जितना शरीर को आवश्यकता है। जब हम खाना खाते हैं फिर वो शरीर में जाता है, उसका पाचन होता है, डाइजेशन होता है, फिर उसका अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, फिर वो हमारे शरीर में लगता है, एसिमिलेशन होता है, सात्विकरण होता है, शरीर से सोख करके फिर सात्विकृत करता है, उसे रस रक्त मांस मज्जा के निर्माण के लिए अलग अलग फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, और फिर मल जो बच गया वो निष्कासित होता है। इसके अतिरिक्त हम शरीर के अंदर जो है हम श्रम करते हैं तो हमारे शरीर में टूट फूट की क्रिया ज़्यादा होती है। एक्सरसाइज करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन वो जरूरी है टूट फूट की क्रिया। हम अधिक मात्रा में श्रम करते हैं तो थकान होती है, क्योंकि शरीर में लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन तुरंत उसके रिस्पॉन्स रूप में शरीर के अंदर क्या होता है, रिपेयरिंग का काम हो जाता है। हम ज़्यादा भागते दौड़ते हैं तो शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स निर्माण होता है, जो ऑक्सीडेटिव स्टेज से हमारे कोशिकाओं को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। तो शरीर उसके रिस्पॉन्स में क्या करता है, शरीर स्वतः ऐसे एंजाइम को पैदा करता है जो उसे लुहा ले सके। क्योंकि हम ये जब तक नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो वह उसको निकलने का मौका नहीं मिलेगा, उसे लड़ने की ताकत नहीं मिलेगी। बुलिथियोल एंजाइम निकलता है शरीर के अंदर, सिगरेट करता है। सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज निकलता है जो सिस्टम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, शरीर को शक्तिशाली, रोगों से रक्षा करता है, ऑक्सीडेटिव स्टेज से रक्षा करता है एक्सरसाइज करने से। और जब एक्सरसाइज के बाद विश्राम करते हैं आप तो रिपेयरिंग का काम शुरू हो जाता है। ये शरीर की पूरी प्रक्रिया को, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, जो टूट फूट की क्रिया होती है उसको कैटाबॉलिज्म, निर्माण की क्रिया होती है उसे एनाबॉलिज्म कहते हैं, और इन समस्त क्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो ये मेटाबॉलिज्म हमारा जितना सही होगा उतनी ही बीमारियों से हम मुक्त रहेंगे, बीमारियों से हम दूर रहेंगे। इसलिए मेटाबॉलिज्म को सही रखना जरूरी है। और मेटाबॉलिज्म को सही रखने के लिए शरीर को विश्राम देना जरूरी है, शरीर के साथ साथ पेट को भी विश्राम देना जरूरी है। वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े अद्भुत खोज किए। इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी अंतरालीय उपवास, इससे जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, डायबिटीज है, आर्थराइटिस है, मोटापा है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, इन सब में आराम मिलता है। शरीर के अंदर इतने अद्वितीय चेंजेज होते हैं, सुधारात्मक। 5+2 इंटरमीडिएट फास्टिंग, कई विश्व के कई प्रयोगशालाओं में रिसर्च हो रहा है, कमाल की खोजें हो रही है। ल्यूसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी, वहाँ के वैज्ञानिकों ने खोज किया, रिसर्च किया कि भाई हम कम खाते हैं, शरीर के अनुकूल हम खाते हैं, शरीर की इच्छा अनुसार खाते हैं, तो शरीर हमारे अंदर जो है इंसुलिन, ग्लूकोज लेवल, इंसुलिन लेवल, ये सब सही रहता है। फिर डायबिटीज होने की संभावना नहीं रहती है। लेकिन आदमी जब ज्यादा खाता है तो इंसुलिन का लेवल बढ़ने लग जाता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ने जाता है, जो इंसुलिन है उसकी ताकत खत्म होने लग जाती है,
उसकी क्षमता समाप्त होने लग जाती है, डायबिटीज हो जाता है। व्यर्थ में हमारे शरीर के अंदर चर्बी जमा होने लग जाता है। इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए कि शरीर को भी विश्राम नहीं देना है, बल्कि पेट को भी विश्राम देना है, ताकि पेट के ऊपर जो हम अतिरिक्त भार लाते रहते हैं, देखते हैं ना क्या हम बोलते हैं, ग्लाइसेमिक लोड, क्योंकि ज्यादा खा करके हमने पैंक्रियास के ऊपर इतना भार डाल दिया, इतना हम प्रोटीन युक्त आहार खाते हैं जबरदस्त रूप से, गुर्दे भी क्षतिग्रस्त होने लग जाते हैं। तो इसलिए हमें आहार बड़ा संतुलित मात्रा में, नियोजित मात्रा में हमें खाना चाहिए। तो पेट को विश्राम देना बहुत जरूरी है। और सप्ताह में हम 2 दिन उपवास हम कर दें तो उससे क्या होता है, हमारी इंसुलिन की क्षमता लौट आती है, इंसुलिन की शक्ति लौट आती है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि उस पर लोड कम हो गया तो अपने पूरे ताकत में आ जाता है। तो टाइप 2 डायबिटीज जो है उसमें बड़ा लाभ मिलता है। और अधिकांश पूरे विश्व में टाइप 2 डायबिटीज और प्री डायबिटीज के लोग रोगी ज्यादा मिलते हैं। और उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि हम खाते रहे, क्योंकि कई डॉक्टर भी कहते हैं कि डायबिटीज के रोगी हमेशा खाते रहे, ये उचित नहीं है। हमने यहाँ पर प्रयोग करके देखा है कि हम हमेशा डायबिटीज रोगी को खाना नहीं देते हैं और इतना शानदार उसका रिजल्ट आता है। तो जिन डॉक्टरों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो इस क्षेत्र के विज्ञ लोग हैं, प्रयोग करें, देखें। मैंने पुस्तक लिखी है, डायबिटीज नॉट इनक्यूरेबल, टाइप 2 डायबिटीज के लिए। हम खान पान को सही करके डायबिटीज को बहुत अच्छी तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम डायबिटीज वालों को विशेष रस पर रख करके हमने देखा कि बड़ा कमाल का प्रभाव पड़ता है। लौकी का रस, खीरे का रस, टमाटर का रस, पालक का रस, वो सारा देखते हैं, जांच करते हैं। और ये हमने देखा कि 100 यूनिट इंसुलिन लेने वाले लोग कैसे धीरे धीरे स्वस्थ होकर के जाते हैं और हमेशा स्वस्थ रहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज, ये ध्यान रखना, टाइप 1 में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी उनके लाइफ स्टाइल को चेंज करके उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम काफ़ी कुछ परिवर्तित कर सकते हैं, स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं। तो ये जो है खान पान के प्रति हमें सजगता बहुत जरूरी है। मेडिकल स्कूल बाल्टीमोर, वहाँ के एक वैज्ञानिक हैं डॉक्टर मार्क मैटसन, उन्होंने क्षेत्र में बड़ा अद्भुत काम किया है, बहुत ही कमाल का काम किया है कि हम सप्ताह में 2 दिन हम उपवास करते हैं, तो उससे हमारा मॉड्यूलेटिंग सिस्टम इतनी बढ़िया ढंग से मॉड्यूलेट होता है, हमारा पूरा सिस्टम, यानी कहाँ कौन से एंजाइम्स, कहाँ कौन से रसायन, कहाँ कौन से जो है मॉड्यूलेटिंग सिस्टम हमारा सक्रिय हो जाता है। और उन्होंने देखा कि भाई दिमाग में बड़ा ही कमाल का असर होता है। कई ऐसे न्यूरोपेप्टाइड सृजित होते हैं जिससे हम लुहा ले सकते हैं डिजेनरेटिव डिजीज से। खास करके उन्होंने देखा कि यदि हम सप्ताह में 2 दिन उपवास करें तो जो प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिजीज है, हंटिंगटन कोरिया, आपके पार्किंसन, आपकी डिमेंशिया, माइल्ड कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, मॉडरेट कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, इसमें लाभ मिलता है। एक और डॉक्टर पुथर करके, गोटिंगन यूनिवर्सिटी, जर्मनी के साइंटिस्ट, उन्होंने अवेयरनेस चेंजिंग किस प्रकार जो उपवास से हमारे दिमाग में एक अद्भुत ढंग से परिवर्तन होता है, जिससे जो है सप्ताह में 1 दिन उपवास करें, 2 दिन उपवास करें, फल पर भी रह जाएं, कम कैलोरी लें, 500-600 कैलोरी से ज़्यादा नहीं लें, इतना भी हम कर लें दिन भर में
500-600 कैलोरी सप्ताह में 2 दिन कर लें। और इससे उन्होंने देखा कि भाई कैसे हमारे दिमाग की एक्टिविटी, न्यूरल जो एक्टिविटी है, कितना उसके ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमारी कॉग्निटिव पावर, रीजनिंग पावर, इन सब पर बहुत अद्भुत परिणाम होता है। जब ये रिसर्च आता है, जब मैं पढ़ता हूँ, मैं प्रतिदिन 2 घंटा रिसर्च पढ़ता हूँ पूरे विश्व में, तो मुझे अपने उन महान मनुष्यों की, अरण्यवासी ऋषियों की जीवन शैली आती है कि वे लोग जो है क्या खाते थे, कंद, फल, मूल, करही आहार, साग, फल, कंदा, सुमर ही ब्रह्म सचितानंदा, ये खा करके और कितनी शानदार साहित्य का सृजन किए। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण आनंदित हो जाता है। आयुर्वेद तो महान मनुष्यों की ये देन, क्योंकि इससे हमारी प्रमाणित होता है कि हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि, हमारा चेतना कितनी उच्च स्तर पर। ये जो है आहार यानी उपवास, सप्ताह में 2 दिन। मन का भी उपवास होता है। मन का उपवास क्या है? ध्यान है, मौन है, इससे बड़ी शक्ति बढ़ती है। हमने तो यहाँ पर जहाँ भी हम रहे, यहाँ पर भी जिस दिन हम रोगी को नींबू पानी पर उपवास कराते हैं, नींबू पानी शहद पर उपवास कराते हैं, उसके साथ मौन थेरेपी भी, स्पिरिचुअल नोबल साइलेंस थेरेपी भी जोड़ देते हैं, आर्य मौन चिकित्सा। क्योंकि आर्य मौन चिकित्सा से बहुत अद्भुत लाभ मिलता है। उससे हमारी मानसिक शक्ति इतनी शानदार बढ़ जाती है, अद्वितीय। तो ये हम प्रयोग कराते हैं, उसका बड़ा सुंदर परिणाम होता है। तो उपवास से हमारी जबरदस्त, इतना ही नहीं, हमारी उम्र बढ़ जाती है। सेल्स डिजेनरेशन जो है प्रक्रिया है वो रुक जाता है, बीएमआर कम हो जाता है। बीएमआर कम होगा, सेल्स डिजेनरेशन रुकेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे ऊपर नहीं होगा, फिर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया रुक जाएगी। बहुत अद्भुत परिणाम आता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, वहां के वैज्ञानिकों ने खोज किया कि कैसे उपवास से एक जीन SIR2 एक्सप्रेस होना शुरू करता है, जो हमारे उम्र को बढ़ाने वाला जीन है। ऐसे कई रिसर्च, जब हम उपवास करते हैं, खाना कम खाते हैं, तो शरीर के अंदर एक खास प्रकार का जो ना ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको बोला जाता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिएट, वो सक्रिय हो जाता है। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिएट एक उम्र बढ़ाने वाला एंटी एजिंग फैक्टर है, जो उपवास से शरीर के अंदर स्वतः पैदा होता है। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिएट, और इसके पैदा होने से क्या होता है, एक और बड़ी जबरदस्त, जो हिस्टोन, एक ऐसा रसायन जो एज रिलेटेड बीमारियां पैदा करता है, उसे वो नियंत्रित करता है, जिसको हम डीएसिटाइलेसिस एंजाइम बोलते हैं। हिस्टोन डीएसिटाइलेसिस एंजाइम को ये बाधित करता है, निष्क्रिय करता है। परिणाम क्या होता है? उम्र को बढ़ाने वाला, एजिंग प्रोसेस को रोकने वाला एक खास प्रकार का जीन FOXO3 और MT2 एक्सप्रेस होना शुरू हो जाता है, और इससे शरीर में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस खत्म होते हैं। प्रत्येक सेल्स
सक्रिय होते हैं। प्रत्येक सेल्स को एक नई शक्ति मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है। डीएनए नष्ट नहीं होता है सेल्स का, सेलुलर डिजेनरेशन दूर होता है, सेलुलर रीजनरेशन शुरू हो जाता है। इस प्रकार से हमें शरीर को विश्राम उपवास के द्वारा देते रहते हैं। और बहुत सारी बीमारियों में खोज हुआ है, रिसर्च हुआ है। एक है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया का डॉक्टर वाल्टर लोंगो ने कैंसर पर रिसर्च किया। तो उपवास में कैंसर कमाल का काम करता है। उसका विश्व का एक माना हुआ जर्नल है, साइंस ट्रांसलेशनल मेडिसिन जर्नल है, उसमें उस रिसर्च पेपर छपा। बाद में रिसर्च पेपर मेरे को देखने मिला और उसमें उस वैज्ञानिक ने, उस विद्वान डॉक्टर ने रिसर्च किया है कि किस प्रकार से हम उपवास करते हैं। तो उपवास करने से हमारे शरीर के अंदर उन कोशिकाओं में क्षमता पैदा हो जाती है, बल्कि स्वस्थ कोशिकाओं का निर्माण शुरू हो जाता है, सृजन शुरू हो जाता है। और वह कोशिकाएं कैंसर सेल्स को मरने के लिए बाध्य कर देती है। एपोप्टोसिस जो है एक प्रक्रिया है जिसमें ग्लैडिएटोरियल जो है, आपके पहले ऐसी प्रथा थी कि जो है दो योद्धाओं में युद्ध होता था और जो हार जाता था उसे मरने के लिए बाध्य किया जाता था। इसे ग्लैडिएटोरियल बोलते थे, ग्लैडिएटोरियल। तो उसी प्रकार से उपवास करने से हमारे शरीर के स्वस्थ कोशिकाओं को इतनी ताकत मिल जाती है कि कैंसर सेल्स को मरने के लिए बाध्य कर देते हैं। और ये कमाल का रिसर्च। और उन्होंने मात्र 3 दिन के उपवास जो है उन्होंने इसमें ये देखा। और उसके कारण कई विश्व के वैज्ञानिकों ने इसका प्रयोग किया है। डेली समाचार पत्र, उसमें उन्हें डॉक्टरों का अनुभव भी देखने को मिला था मेरे को। ये बड़ी अद्भुत है। यहाँ तक कि वो कैंसर कोशिकाएं बार बार कोशिश की, क्योंकि बड़ी दुष्ट होती है, बड़ी अजरम होती है। वो उनके जो है जेनेटिक्स मटेरियल तहस नहस हो गए थे। फिर भी उन्होंने कोशिश किया कि आपस में मिल करके कैसे हम अपने इधर से उधर रीअसेंबल करके कैसे पुनः हम खड़े हो जाए। लेकिन उपवास ने उनकी सारी मंसूबों को धराशायी कर दिया। तो उपवास जो है बहुत ही कमाल का, कैंसर जैसे रोगों में, बहुत सारे रोगों में हमने परिपूर्ण उपवास तो कैंसर में नहीं कराया है, लेकिन रसाहार फलाहार का प्रयोग किया है और अच्छा लाभ मिला है। तो इस प्रकार से कैंसर में उपवास की बहुत बड़ी, और उपवास बहुत सारी बीमारी मैं कहता हूँ, लेकिन साइंटिफिक होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए। किसी अनाड़ी आदमी के संरक्षण नहीं, किसी उपवास विशेषज्ञ के निर्देशन में उपवास करें तो उसका पूरा लाभ मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। यही पर समाप्त करते हैं आप सबको। ओम नमस्कार।